गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट रुको, वीडियो का प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। हेलो भैया, ये वीडियो ऑन ही नहीं हो रही है। दोबारा से करा? हाँ मतलब वो डमरू ही घूम रहा है। दोबारा से कर, अभी कॉपी भी दोबारा से की, वो स्ट्रीम वगैरह दोनों चीज़ें फिर भी नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, चलो देख लो जब तक। आ गई, हो गई, लाइव हो गई। तो क्या करूं अब? चला दूं? आ गए क्योंकि बच्चे, कितने बच्चे आ गए? हाँ हाँ हाँ, शो इन ऐप कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, कि मेरी क्लास। अच्छा 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 अच्छा। मैं फिर अपने, रीज़न ये होता है ना कि जनरली आपका कॉल ही नहीं आता, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अब तो आज तो हो ही गई है। अब है ना, चलो ठीक है भैया, हो गए, आ गए, ओके भैया। ओके ओके ओके। क्या भैया? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ओके। चलिए चलिए, ओके भैया। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया आनंदित है मेरे सभी प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, गुड्डा गुड़िया। तो प्रशांत जी, नीरज, विनेश, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, बहुत बढ़िया। अच्छा गुड्डा, वो आपको जो क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, मैंने ये देखा कि आप लोग ये कह रहे थे उसके आंसर्स दे दिया करो, है ना। सोना, मुझे लगता है कि जब हम क्लास करते हैं तो उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, यानी कि आपको पता लगाना है। उसके सारे आंसर आपको क्लास से मिलेंगे, कहीं ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं रहेगा जिसके आंसर आपको क्लास से नहीं मिलेंगे। तो खुद पे भरोसा रखते हुए उसको कर लो। हालांकि मैं एंड में आंसर शीट दे दूंगी, लेकिन चीटिंग मत करा करना, एंड में ही देखा करना, पहले खुद लगाया करना इसका ABCDEF जो भी होगा, और फिर एंड में अपनी उससे शीट से मैच किया करना। और शीट से मैच करने के बाद एक चीज, कि पर डे की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया करो ग्रुप पे। ठीक है? हाँ ठीक है ना सोना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आज फिर आगे की तैयारी करते हैं। हम चल रहे थे सिटीजनशिप पे, बड़ा रोचक मामला चल रहा था। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, भाग 2 यानी पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने समझा आर्टिकल 5 क्या है, कि भैया जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड हुआ, लागू हुआ, अप्लाई हुआ, उसी दिन अगर आप भारत में रह रहे थे और 3 में से एक कंडीशन पूरी कर रहे थे, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। वो ये थी कि या तो आपका जन्म हुआ हो, या मम्मी पापा का, या जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से आप रह रहे थे। और अपने दादी दादा नानी नाना को तो ऐसे ही मिली है, क्योंकि तीनों कंडीशन पूरी थी, 3 में से एक की तो छोड़ो अपनी तो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने समझा आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 ये था कि भैया जो पाकिस्तान से भारत आया उसके बारे में बात की, कि पाकिस्तान से जो भारत आया अगर 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ गया तो उसको सिटीजनशिप आराम से मिल गई। उसके बाद आया तो उसने पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन कराया, और 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, ले जाओ, 6 महीने के लिए उसको भारत में ही रहना पड़ेगा, तभी उसका काम बनेगा, है ना। ये वाला मामला था। अब आर्टिकल 7 समझना था। वो आदमी जिसके दिमाग में कुलबुली मची, पहले वो पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से लौट के वापस भारत आया,
तो आर्टिकल 7 ऐसे लोगों के लिए था जो कहां से कहां गए। पहले तो ये देख लो, आज तो पूरा विजन आ रहा है ना बिट्टू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये आज तो पूरा विजन आ रहा है, ये बताओ आज पूरा विजन आ रहा है? कैमरा ठीक कराया है मैंने बड़ी मुश्किल से। चलो चलो, बहुत बढ़िया गुड्डा, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा। चलो आ रहा। मैम कल वाले क्वेश्चन में बाय मिस्टेक 3 और 4 हो गया था, वो 2-3 पूछा था। अच्छा 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 गुड्डा, टेलीग्राम की कह रहा है बाबू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 3 पूछा था। कोई दिक्कत हो तो वहां टेलीग्राम पे मेरे को आज दोबारा टैग करके फिर से क्वेश्चन पूछ लेना, तुम पूछना क्या चाह रहे थे, ठीक है? कोई परेशानी नहीं है। और नहीं तो मैं यहीं पे एक बार 2 और 3 फिर समझा दूंगी, 2 और 3 क्या कहता है, परेशान नहीं होना, आ जाओ। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है? उसके पेट की दिक्कत के बारे में बताता है, जो इंडिया से पहले गया पाकिस्तान और फिर वापस उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, जो पाकिस्तान से वापस भारत आया। एक तो केस ये भी हो सकता है सकीना वाला, कि दारा गया, जो भी नाम था उनका, सनी देओल का मूवी याद है गदर, कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत आने वालों के लिए, उनके लिए सिटीजनशिप क्या है। तो देखो, अगर कोई 1 मार्च 1947 से पहले पहले, आर्टिकल 6 तो कहता है 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो भारत आ गया पाकिस्तान से। यहां क्या कहता है? अगर 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चला गया और लौट कर आया तो उसको दे दी जाएगी। मतलब 1 मार्च 1947 से पहले पहले वो भारत से पाकिस्तान चला गया था और 1 मार्च 1947 से पहले वो लौट कर, मतलब पहले चला गया था, उससे 1 मार्च 1947 से पहले ही गया है लेकिन फिर लौट के आया, 1 मार्च 1947 के बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। चला कब गया है? 1 मार्च 1947 से पहले भारत चला गया है और फिर लौट कर आया है तो उसे क्या दे दी जाएगी? सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर 1 मार्च 1947 के बाद गया है भारत से पाकिस्तान, अगर 1 मार्च 1947 के बाद गया भारत से पाकिस्तान, उसके बाद इसे याद आई कि नहीं यार, दिल तो मेरा हिंदुस्तान में ही धड़कता है, उधर ही सही रहूंगा, तो फिर बेटा आजा, रजिस्ट्रार ऑफिस जा, रजिस्ट्रेशन करा और 6 महीने तक भारत में निवास कर। आई बात समझ में? देखो, एक तो सिंपल लॉजिक था जो पाकिस्तान से भारत आए, आर्टिकल 6, कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ गए तो आपको वेलकम है साहब, सिटीजनशिप मिल गई। बाद में आए तो भैया आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, 6 महीने तक भारत में निवास करो। ऐसे ही उनका केस जो ये कहे कि नहीं बाबूजी मैं तो पहले यहीं रहता था, फिर मैं कुछ समय के लिए पाकिस्तान चला गया, फिर मैं वापस आया हूं, तो बेटा अगर 1 मार्च 1947 से पहले पहले तुम भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर लौट कर आए, 1 मार्च 1947 से पहले चले गए थे, विवाह था तुम्हारा, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तो तुम वहां चले गए थे, यानी कि 1 मार्च 1947 अगस्त से भी पहले पहले चले गए, है ना? तो बंटवारे से पहले पहले आप पाकिस्तान चले गए थे और फिर उसके बाद आप भारत आ गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप बंटवारे से पहले पाकिस्तान गए थे, ठीक है ना? लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जब क्लियर ही हो गया था कि ऐसे ऐसे रेड क्लिफ लाइन डलेगी, उसके बाद आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हो, तो इसका मतलब बेटा तुम चखनी लेने गए थे वहां पे, तुम मजा लेने गए थे वहां पे कि पहले देख के आऊं उधर कैसा मामला है, फिर तुम्हें लगा है कि उधर मामला जम नहीं रहा, तब आए हो तुम यहाँ पे, तो बेटा तुम फिर रजिस्ट्रार ऑफिस तो चक्कर लगाना तुम्हारा बनता ही है, ठीक है ना? तो ये क्लियर हुआ। तो 1 मार्च 1947 के बाद बेटा यही मिलती है आपको, जिसके अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहता है, इसीलिए पीडीएफ दोनों में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? अच्छा, रिवांशी पूछ रही है, और अगर उसी दिन आया हो तो, उसी दिन आया हो तो ये याद रखो 1 मार्च 1947 से पहले पहले वाला मामला उस दिन को भी काउंट कर लेता है, बाद वाले में वो दिन काउंट नहीं होता है। अच्छा, दीपेंद्र पूछ रहे हैं अगर कोई घूमने गया था तो, बेटा जब बंटवारे की बात हो रही थी उसके बाद भी घूम रहे थे तो घूमी घूमी के मजे तो ले लो, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर भी लगा लो थोड़े से 6 महीने से। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 ये कहता है कि संविधान लागू होने के समय, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय व्यक्ति इंडिया के बाहर था लेकिन है भारतीय मूल का,
जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन व्यक्ति क्या था, इंडिया के बाहर गया हुआ था, लेकिन है भारत का ही। क्यों भारत का है? क्योंकि उसके दादा नानी मम्मी पापा कोई ना कोई यहीं भारत के अंदर निवास कर रहा था। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि संविधान जिस दिन लागू हुआ, क्योंकि आर्टिकल 5 ये कहता है ना निवास स्थान के आधार पर, तो आर्टिकल 8 कहता है कि संविधान जिस दिन लागू हुआ, ठीक है, संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन आप भारत में नहीं रह रहे थे, लेकिन आपके दादा नाना नानी दादी, आपके मम्मी पापा, सबका जन्म यहीं हुआ है, सब यहीं भारत के हैं। ठीक है, तो और ये सब भारत के निवासी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कहां जाना होगा? आपको क्या करना है? आप बाहर रह रहे हो, भारत से बाहर रह रहे हो जिस दिन संविधान लागू हुआ। ठीक है, आपके दादी दादा नानी मम्मी पापा सबकी जड़ें यहीं हैं। तो आप अमेरिका में रह रहे थे, सपोज करो उस समय पे, तो आप अमेरिका में रह रहे थे, तो आप अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जाओ। कहां जाओगे? इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास जाओगे और वहां पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर दोगे कि भैया देखो, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन मैं भारत के, उससे कुछ समय पहले से ही मैं अमेरिका में रह रहा हूं, लेकिन मेरी जड़ें, मेरा जो ओरिजिन है वो इंडिया से ही है, तो मुझे वहां से नागरिकता चाहिए। तो इंडियन एम्बेसी में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका काम बन जाएगा। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? तो फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं। 5 से लेकर 8 तक का, पहले तो 5 से लेकर 8 तक का मेरे साथ बोलो। 5 क्या है? कि जब 26 जनवरी 1950 की बात आई, 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, अगर आप भारत में निवास कर रहे थे, निवास के स्थान पर संविधान लागू होने के समय पर निवास यानी रेजिडेंस के बेसिस पर, निवास के आधार पर यानी रेजिडेंस के बेसिस पर आपको क्या मिलेगी? नागरिकता। किसके बेसिस पे? रेजिडेंस के बेसिस पर। रेजिडेंस के बेसिस पर आपको क्या मिल गई बेटा? नागरिकता मिल गई। ठीक बेटा जी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मिल गई? क्योंकि 3 में से एक सिचुएशन पूरी करनी थी। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग 3 में से एक सिचुएशन, 3 में से एक सिचुएशन, आउट ऑफ 3 एक सिचुएशन पूरी करनी थी, एक कंडीशन पूरी करनी थी 3 में से। तो एक कंडीशन अगर आप पूरी करते हो कि आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपका जन्म भारत में, ठीक है, या आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, कोई भी है ना, का जन्म भारत में, उनका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जिस समय संविधान लागू हुआ आप उससे 5 साल पहले, आप 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे। 5 साल पहले से कहाँ रह रहे थे? भारत में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? भारत में रह रहे थे। अगर आप 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे तो आपका ये काम बन जाएगा। फिर आर्टिकल आता है 6 बेटा। आर्टिकल 6 क्या कहता है? जो पाकिस्तान से कहाँ आया? भारत। अब इसमें एक बात कही, जो पाकिस्तान से भारत आया, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो क्या है? वेलकम है, कोई कुछ नहीं करना, वेलकम है, नागरिकता मिल गई है, सिटीजनशिप मिल गई है, स्वागत है। लेकिन अगर वही आदमी 19 जुलाई 1948 के बाद आया, इसकी बुद्धि में बाद में आया कि इधर तो मार पड़ेगी, पाकिस्तान में मामला बढ़िया नहीं रहेगा, रोटी रोटी को मोहताज हो जाऊंगा, चलो भारत चलते हैं, चलो भारत चलते हैं। तो इसके समझ में जब आया तो बेटा तू आया है तो जा, अब तू चक्कर लगा थोड़े से, कहाँ के? रजिस्ट्रार ऑफिस जा और रजिस्ट्रेशन करा। क्या करा बेटा? रजिस्ट्रेशन करा, वहां जाके रजिस्ट्रार ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन करा, और फिर 6 महीने 6 माह निवास कर, भारत में रह भी, तब मिलेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? यह आर्टिकल हो गया 6 सोना। आर्टिकल 7 क्या कहता है? उसके लिए जिसके पेट में बड़ी जोर का दर्द हुआ, आर्टिकल 7 कहता है कि पहले भैया तुमने क्या करा? पहले तुम भारत से गए पाकिस्तान, पहले तुम गए भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से तुम्हें बुद्धि आई, फिर लौट के तुम इंडिया आए। अरे तुम्हारा तो राम भला करे भैया, तुम तो अलग ही मजे से लेते घूम रहे हो। पहले भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस लौट के इंडिया आए। तो कहा इसमें भी एक सिचुएशन है कि अगर 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चला गया, पहले पाक गया, ठीक है,
तो जब लौट के आएगा तो नागरिकता मिल जाएगी। तो जब लौट कर आएगा, पहले पहले चला गया था तो लौट कर आया तो क्या मिली, तो प्यार से नागरिकता मिली, है ना। प्यार से मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, प्यार से नागरिकता। ये समझाने के लिए लिख मत देना प्यार से नागरिकता मिली, प्यार से क्या मिलती है, नागरिकता। ठीक है, अगर 1 मार्च 1947 के बाद, है ना, चला पहले गया था के बाद पाकिस्तान गया, ठीक, यहां समझो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जा रहा है, खूब घोषणा हो चुकी है, सब क्लियर हो चुका है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा। उसके बाद अगर बेटा तू जा रहा है कहां, पाकिस्तान, और फिर उसके बाद तू भारत से पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1947 के बाद, और फिर तू, तेरी मर्जी आ रही है जब लौट के आ रहा है, तो बेटा आजा, रजिस्ट्रार ऑफिस जा। कहां जा, रजिस्ट्रार ऑफिस। और रजिस्ट्रार ऑफिस से आने के बाद क्या करा ले बेटा, रजिस्ट्रेशन करा, अपना रजिस्ट्रेशन करा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 माह 6 मंथ यहां फिर निवास कर, तब तेरा खाता खुलेगा, वरना तेरी पिटाई है। ठीक है, हाँ देना पड़ता था ना, क्यों नहीं देंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी शुल्क तो देना पड़ता था, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी क्या देना पड़ता था, शुल्क तो देना पड़ता था। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो, एक बच्ची गुड़िया, सचिन पूछ रहा है आर्टिकल 8 और 6 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देख गुड्डा, कुछ नहीं करना, 7 तक का समझ में आ गया, 7 तक का समझ में आ गया। देखो आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 सिंपली एक बात कहता है कि देखो, जिस दिन संविधान लागू हुआ, तुम घूम रहे बेटा ब्रिटेन, तुम घूम रहे इंग्लैंड, लेकिन या तुम वहीं रह रहे थे, इंग्लैंड के बिजनेसमैन हो गए थे तुम, लेकिन तुम्हारी जड़ें यहां हैं, कहां, भारत में, और तुम्हारा मन हुआ कि नहीं यार, स्वदेश मेरा प्रेम जागा है, वहीं जाऊंगा, तो तुम कुछ मत करो, वहां जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास है बेटा, 5 साल वाला बताऊंगी क्या होता है, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करा दो और कह दो मेरे पूरी जड़ें यहीं हैं, मेरे दादी दादा नानी नाना सब वहीं पैदा हुए हैं, ये मेरा एड्रेस है, पता लगवा लीजिए, और फिर तुम्हें रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्या मिल जाएगी, आराम से मिलेगी नागरिकता। ये मामला था। ये पड़ोसियों से पूछ के पता लगाया जाता था कि आप 5 साल से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक, इतना समझ में आया। अब आ जाओ आर्टिकल 9 पे, 10 पे, 11 पर, 12 पर। 9, 10, 11, 12 इनको समझना है, 9, 10, 11 को समझो पूरे को अच्छे तरीके से। तो अब देखो बेटा आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 क्या कहता है, तो आर्टिकल 9 एक सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है किसी भारतीय द्वारा, देखो 9 से लेकर 11 संसद जो अधिकार बनाती है, कानून बनाती है नागरिकता की, उनकी बात करता है। 5 से लेकर 8 ये बताता है नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी। तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई इंडियन क्या कर रहा है, किसी और देश की सिटीजनशिप, नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हमेशा याद रखो, जैसे अगर आप जाओ, है ना, आप एक बात बताओ, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर, सनसनी भारत की, ब्याह करा उनने, अब तो चला नहीं, खैर डाइवोर्स हो गया। शोएब मलिक पाकिस्तान का क्रिकेटर, कभी भी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, दुबई में रहने लगे दोनों जने जाके, दुबई की नागरिकता भी नहीं ली है। नागरिकता, सिटीजनशिप कहां की है उस लड़की के पास, भारत की ही है। कहां की, भारत की, क्योंकि वो जानती है आर्टिकल 9 के बारे में कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। अगर मैंने कहीं और की, किसी और देश की सिटीजनशिप ली तो भारत की सिटीजनशिप से हाथ धो बैठूंगी। और मैं हूं यहां सम्माननीय टेनिस प्लेयर, मैं हूं यहां भारत में एक बढ़िया क्या खिलाड़ी, ठीक, और मेरा तो मामला ही खराब हो जाएगा। ये जो जितने भी चीजें मैं खरीद के लेके, सॉरी खरीदने, जीत के लेकर आ रही हूं, लोग इतना प्रसन्न चित्त हो जाते हैं मुझे देखकर, भारत की बेटी, भारत की बेटी। बोले दुबई की अगर सिटीजनशिप ले ली तो भारत की बेटी का टैग खत्म हो जाएगा, और भारत की बेटी का टैग, भारत की बेटी का टैग जबरदस्त है। ठीक, ठीक, आ रही बात समझ में। तो आर्टिकल 9 ये हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं और की सिटीजनशिप ली तो यहां से मारे जाओगे। आर्टिकल 10 क्या कहता है,
आर्टिकल 10 ये कहता है कि देखो, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, पार्लियामेंट में कोई कानून बना है, आप उसका वायलेशन करते हो, उसका उल्लंघन करते हो, तो फिर ऐसे में संसद किसी की भी सिटीजनशिप छीन सकती है। सपोज करो कि भैया आपने क्या करा, कानून बने संसद के बहुत सारे, संसद बहुत सारे कानून बनाती है, पार्लियामेंट बहुत सारे कानून बनाती है। सपोज करो मुझ पे देशद्रोह का मुकदमा लग गया, मुझसे कहा कि तुमने ऐसे कार्य किए हैं जो भारत के कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, मैंने किसी कानून का वायलेशन किया जो बहुत गंभीर था, किसी ऐसे कानून को तोड़ा जो बहुत गंभीर था, मैंने देश की सुरक्षा के जो मामले हैं या देश की रक्षा से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो किसी बागड़ बिल्ले देश के साथ गद्दारी करी, मैंने कुल मिला के अपने देश के साथ। तो गद्दारी अगर मैंने अपने देश के साथ करी तो पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 10 ये राइट है कि मुझसे सिटीजनशिप छीन ले और बढ़िया तरीके से पिटाई लगा के मुझे फेंक दे, बोले निकल लो यहां से, तुम भारत में रहने लायक नहीं हो। अरे मैं सानिया मिर्जा की कह रही हूं यार, सोनिया गांधी की कह रहे हैं ये, ठीक है बेटा। क्या नाम है, शोभनाथ विश्वकर्मा जी, एक बात याद रखो, भारत के अंदर एक सीन है, अभी बताऊंगी आपको, कि अगर आपका विवाह हो जाता है किसी महिला का भारत के किसी पुरुष से, तो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है भारत की, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? जैसे तुम बहुत सारे बच्चे या वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में हरे रामा हरे कृष्णा तो करते हैं, लेकिन विवाह भी कर लेते हैं, किसी रशियन लड़की से कर लिया, किसी फ्रेंच लड़की से कर लिया, किसी जर्मन लड़की ब्रिटिश लड़की से विवाह कर लिया। अब क्यों कर लिया, भग जाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां विवाह के बेसिस पे जल्दी मिल जाएगी नागरिकता, कि हमारा ब्याह हो गया है, हम यहाँ भारत में रह रहे हैं, प्रियतमा हमारी ब्रिटेन में रह रही हैं या जर्मनी में रह रही हैं। वो लड़कियां भी क्यों विवाह करती हैं, उनको यहाँ भारत में रहना है, उनको यहाँ भारत में रहना है, तो वो क्या करती हैं कि इस बागड़ बिल्ले से शादी कर लेते हैं, चलो इंडिया की क्या मिल जाएगी, इजीली सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि अब तो मैं इसकी ब्याहता पत्नी हूं, ठीक है। ठीक, तो आर्टिकल 10, अगर आपने पार्लियामेंट के किसी कानून का उल्लंघन किया है तो सिटीजनशिप से हाथ धो बैठोगे। आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नागरिकता सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है या उसमें अमेंडमेंट करना है तो वो कौन करेगा, केवल संसद कर सकती है। 9, 10, 11 मत भूलना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं 9, 10, 11 से। 5, 6, 7, 8 एक बार को दिमाग से निकल जाए, हल्का हल्का दिमाग में रहे चलेगा, 9, 10, 11 मत भूलना। क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो क्या करेगी, जैसे ही आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी ये नागरिकता खत्म। आर्टिकल ये कहता है 9। 10 क्या कहता है, 10 ये कहता है कि अगर आपने संसद के बनाए किसी कानून को वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, तो नागरिकता खत्म, ठीक है। 11 क्या कहता है कि संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता के कोई भी नियम बनाए, कानून बनाए, जैसे एनआरसी बनाया था कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, उसके सारे कानून, उसकी सारे लॉ या पुराने वाले में अमेंडमेंट करने का काम किसका है, केवल संसद का है। तो ये याद रखना। अब बताओ, सानिया मिर्जा अब भारत की बेटी नहीं रही, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से शादी कर इंडिया, अरे ऐसी बातें मत करो, उसकी अपनी मर्जी है, उसको कुछ देखा, उसने विवाह करा, विवाह करना भारत। भैया एक बात बताओ, अभी तुम्हें पढ़ाएंगे आर्टिकल कौन सा, 21, तो तुम खुद कहोगे प्रेम विवाह करना तुम्हारी अपनी मर्जी, उसकी मर्जी थी, उसने जिससे शादी की, जिससे नहीं की, ये पागलपने की बातें नहीं। मैम 7 के बारे में बोला सर जी ने एमटीएस ग्रुप की कि उसकी नागरिकता की समाप्त की जाएगी भारत से। बेटा आर्टिकल 7 में कहाँ नागरिकता समाप्त होने की बात हो रही है? 5 से लेके 8 तो ये बताता है कि सिटीजनशिप मिलेगी कैसे, 9 से लेके 11 बताता है कैसे कैसे खत्म होगी। 9 कहता है कहीं और की सिटीजनशिप ले ली तो खत्म, 10 कहता है कि संसद के बनाए किसी कानून का वायलेशन उल्लंघन किया तो खत्म, 11 कहता है कि संसद का जब मन करेगा वो कानून बनाएगी सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, उसमें संशोधन करेगी, कोई चूं चपड़ करेगा तो मार लगाएगी, ठीक है। हाँ, अगर लड़की किसी विदेशी से विवाह कर लेती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो फिर हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है सिंगल सिटीजनशिप का है। ये नहीं है कि 2-2 जगह की सिटीजनशिप चलेगी, कि भारत की भी है और ब्याह कर लिया कहाँ, इंग्लैंड में जाके किसी के संग, और वहां की भी आप नागरिकता ले रहे हो। दोनों चीजें नहीं चलेंगी, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। आओ अब ये बात, अब जो आपके 2-4 डाउट हैं उन्हें क्लियर कराऊं मैं। 2-4 आपके जो डाउट हैं
उन्हें क्लियर करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहां से। नागरिकता यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 की बात करते हैं। यह एक्ट कहता है कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी कैसे। 5 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिलती है। एक तो बाय बर्थ, एक आप रजिस्ट्रेशन कराओ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, एक वंशक्रम आपके दादी दादा नानी नाना मम्मी पापा यहां पैदा हो, एक देशीकरण से, नेचुरलाइजेशन से। नेचुरलाइजेशन का मतलब है किसी एरिया को भारत सरकार ने आर्टिकल 3 के तहत या आर्टिकल 2 के तहत किसी एरिया को भारत सरकार ने अपने में मिला लिया। आर्टिकल 2 के तहत सपोज करो पौंडीचेरी पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे आर्टिकल 2 के तहत जब भारत सरकार ने उसे मिला लिया तो अब वहां रहने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से, क्योंकि अब वो उस देश का हिस्सा हो गया, उनको क्या मिल गई? नागरिकता मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई। तो याद रखना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो महेंद्र एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम प्रियंका चोपड़ा को अमेरिका की नागरिकता है। और नहीं, अमेरिका की नागरिकता है, इंडिया की भी। आज पता लगाना, गूगल पे अभी चेक करना कि प्रियंका चोपड़ा के पास कहां की सिटीजनशिप है, आपको अभी पता लग जाएगा। ऐसी बातें कर रहे, 2 सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे यहां है ही नहीं। तुमने बाहर ली, आर्टिकल 9 मत भूलो, कहीं तुमने बाहर सिटीजनशिप ली, भारत की सिटीजनशिप से हाथ धो बैठो, फिर आओ बस एनआरआई बन के घूमने के लिए थोड़ी समय के लिए, फिर वीजा लेके कि मेरी मम्मी है मेरा पापा है, ऐसे करके घूमने आओ। लतिया देती है भारत की सरकार, ऐसे प्यार नहीं है किसी से भी, ठीक है। हाँ, अक्षय कुमार ने कभी इंडिया की सिटीजनशिप ली ही नहीं, वो कनाडा की से ही खुश है। अक्षय कुमार ने कभी इंडिया की सिटीजनशिप ली ही नहीं, उसने अप्लाई ही नहीं किया, वरना तुम बताओ उसको कितना टाइम लगेगा, वो तो कितने लंबे समय से भारत में रह रहा है, उसने ली ही नहीं है, उसने कनाडा की छोड़ी नहीं है। कारण है वो दोनों जगह मामला लेके बैठा है कि आगे चल के मेरे को कनाडा में अगर शिफ्ट करना हो या रहना हो तो मैं अपने बीवी बच्चों को आराम से वहां ले जाऊंगा, वहां रह लूंगा। आ रही बात समझ में ना? वहां आराम से रह लूंगा। अभी तो पत्नी की वजह से मेरा काम आराम से बन ही रहा है, चल ही रहा है, ठीक है। हाँ, तो याद रखो ये आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 का। ये कहता है सिटीजनशिप 5 तरीके से मिलती है। एक तो बाय बर्थ मिलती है, जैसे आपको और हमें मिली। क्या हम किसी रजिस्ट्रार ऑफिस गए? नहीं गए यार, हम पैदा हुए भारत में हुए। अरे आजादी के बाद हमारे मम्मी पापा पे सिटीजनशिप, हमारे पास भी। दूसरी मिलती है पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से। जिसको भारत में दिल धड़कता हो, उसको लगता हो मैं भारत में आना चाहता हूं, तो भैया तू रजिस्ट्रेशन करा ले और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें फॉलो कर ले और रह ले। तीसरी मिलती है वंशक्रम बाय लाइनेज, कि आपके खानदान के लोग यहां रहते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपके दादी दादा नाना नानी ये लोग यहां रहे, ये आपको प्रमाणित करना होगा और आपको फिर अप्लाई करना होगा, आपको मिल जाएगी। एक तरीका है देशीकरण से, ठीक है बेटा जी। अन्य राज्य नागरिकता खत्म कैसे होती है कि आपने भैया त्याग कर दिया, खुद छोड़ दिया आपने नागरिकता। पर्यावसन, लंबे समय से आप डोल रहे हो, आ ही नहीं रहे भारत में, आप कहीं और ही बस गए हो, और या फिर आपने कानून का उल्लंघन किया है तो आपको खुद संसद नागरिकता से वंचित कर देगी। यह आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 के तहत आपको वंचित किया जाएगा कानून का उल्लंघन करने पर, या फिर आर्टिकल 9 के तहत आपका मामला खत्म किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं और की नागरिकता ले ली। त्याग देने का मतलब है आर्टिकल 9, आपने कहीं और की नागरिकता ले ली, भारत की छोड़ दी, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? मामला खत्म हो जाएगा। अब देखो जन्म से का मतलब समझो। जन्म से का मतलब क्या है? जन्म से का मतलब है अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के भारत में हुआ है या उसके बाद के भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। या तो आपका जन्म 26, आर्टिकल 5 भी तो यही कहता था, या तो आपका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ है, ठीक है, हाँ, रहता इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं भैया, उसकी बहू है यार, तुम उसको रहने नहीं दोगे? हैं? और है तो भारत का ही लड़का, उसकी बहू है भैया, बीवी बच्चे हैं, क्या करवाओगे? क्या करवा के मानोगे? ठीक है, क्या करवा के मानोगे? उसको जी लेने दो, ठीक है। ऐसे तो एक बात बताओ, उसको सम्मानित किया गया है मूवीज वगैरह और इन सब में, इन सब के लिए, तो इस पे बड़ा बवाल मचा था कि ये तो, इसके पास तो इंडिया की सिटीजनशिप है ही नहीं, और ये कैसे किसी राज्य क्षेत्र का अर्जन इरशाद, इसका मतलब जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था और भारत उसे छीन ले। जैसे लाहौर, हम लाहौर ले लें तो लाहौर के सबको हम मुफ्त में दे देंगे, लो
कोई दिक्कत नहीं, लो नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से तुम्हें नागरिकता मिलेगी। ठीक है, जन्म से आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के भारत में हुआ है, उसके बाद वाले भारत में हुआ है और आप रह रहे हो, आपको मिल गई भारत की नागरिकता। ठीक है, अच्छा, जब आपके मम्मी पापा में से, वही आर्टिकल 5 की बात है, लेकिन अपवाद है इसमें, एक एक्सेप्शन है। अब देखो, फॉरेन एम्बेसडर हैं भैया, विदेशी एम्बेसडर होते हैं। विदेशी एम्बेसडर क्या होते हैं? जो कुछ समय के लिए भारतीय दूतावास, मतलब किसी भी देश में भारत की तरफ से रहने के लिए गए हैं। तो ऐसे समझो जैसे जर्मनी का एक आदमी भारत में रहने के लिए आया कुछ समय के लिए, ठीक है, तो वो यहां जर्मन एम्बेसी में रह रहा था, यहां जर्मन दूतावास में रह रहा था। अब उसके बच्चे पैदा हो गए 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद, लेकिन उसके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ये बात याद रखनी है। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो भारत का नागरिक खुद ही नहीं है, वो तो केवल काम के लिए आया है। उसका बच्चा यहां पैदा हो गया तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे बालक को भी क्या दे दो, मेरे बालक को भी वो दे दो, आप क्या भारत का नागरिक बना दो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखो, शत्रु के अधीन किसी क्षेत्र में जन्मा हो तो भारत का नागरिक है, मतलब किसी शत्रु क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, तो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन तब जब उस एरिया को हमने अपने अंदर ले लिया। वंशक्रम से मतलब आपका भारतीय मूल, मामा पापा दादा दादा नानी ये सब यहां रहते हो। जैसे प्रियंका चोपड़ा की बेटी है, प्रियंका चोपड़ा की बेटी है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहे बड़े आराम से ले सकती है, उसकी नानी यहीं की, उसके नाना यहीं के, उसकी माँ यहीं की, तो वो जिस दिन चाहेगी लीनेज के बेसिस पे उसको क्या मिल जाएगा, ठीक है, उसको क्या मिल जाएगा, उसको बहुत आसानी से क्या मिल जाएगा, उसको बहुत आसानी से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब देखो सानिया मिर्जा की देखना तुम, सानिया मिर्जा इंडिया की सिटीजनशिप के साथ उस बागड़ बिल्ले के साथ उसने विवाह किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो छोड़ दिया, अब तो भारत का दामाद नहीं रहा, तो अब तो कह सकते हैं बागड़ बिल्ला, ठीक है। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी रहा, दोनों अभी हाल फिलहाल साथ में नहीं है। लेकिन आप ये गौर फरमाओ कि सानिया मिर्जा ने अपने बेटे की सिटीजनशिप कहीं की नहीं रखी, पाकिस्तान की नहीं रखी, दुबई की नहीं रखी, भारत की रखी है। बेटे की सिटीजनशिप भी कहां की रखी है? भारत की रखी है। तो देखो, वंशक्रम के बेसिस पे भी उसको आसानी से क्या मिलने वाली थी, सिटीजनशिप मिलने वाली थी उसके बेटे को। ठीक है साहब, आपका जन्म अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर किसी देश में जन्म हुआ है, तो जन्म के समय आपके मम्मी पापा में से कोई एक अगर भारतीय हो और बच्चे का 1 वर्ष के भीतर भीतर भारत की एम्बेसी में पंजीकरण करा दें, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। देखो, बात ध्यान से समझना, बात ध्यान से समझना, ये जो आप कहते हो, आप ही की बात का जवाब दे रही हूं मैं। एक तो ये हो गया कि आपको बाय बर्थ मिलती ही मिलती है कि मम्मी पापा यहीं से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म भी 26 जनवरी 1950 के बाद के भारत में हुआ है, आराम से मिल गया। किसी एरिया के अंडर रहते थे जिसे भारत ने अपने अंडर ले लिया तो मिल गया, ठीक है। अब देखो, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर कहीं हुआ, ठीक, लेकिन मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय है, यहां एग्जाम्पल लो सानिया मिर्जा का, ठीक, सानिया मिर्जा के बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, ठीक, सानिया मिर्जा के बच्चे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया उसका जन्म 26 जनवरी, आज उसके बच्चे का जन्म 2 साल पहले हुआ या 3 साल पहले हुआ, लेकिन भारत के बाहर हुआ, दुबई में रह रही थी सानिया मिर्जा, तब उसके बच्चे का जन्म हुआ। तो जन्म के समय मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय, अब उसकी मम्मी सानिया मिर्जा वो भारतीय है। तो ऐसे में सानिया मिर्जा ने क्या करा था, सिर्फ एक चीज करी थी कि वो दुबई में कहाँ गई, इंडियन एम्बेसी गई, भारतीय दूतावास गई। कहाँ गई? हाँ, शत्रु यानी दुश्मन होते हैं। कहाँ गई? भारतीय दूतावास गई, इंडियन एम्बेसी गई, बोले ऐसे ऐसे मेरे बालक का जन्म हुआ है और भारत के बाहर हुआ है, लेकिन मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप है। तो ऐसे में सिर्फ उन्होंने वहां रजिस्ट्रेशन करा दिया और उनका बेटा क्या बन गया, भारत का नागरिक बन गया। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा में से कोई एक क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप अभी भी लेके बैठा हुआ था, और वो कौन थी? सानिया मिर्जा। तो उनको कोई चक्कर नहीं काटना पड़ा, कोई परेशान नहीं होना पड़ा। क्या करना पड़ा? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद, क्योंकि बच्चा किसी दूसरे देश में पैदा हुआ है, लेकिन माँ और पिताजी में से किसी एक के पास सिटीजनशिप है, तो वो खुद सानिया मिर्जा हैं जिनके पास भारत की सिटीजनशिप है। तो उन्होंने वहां जाके 1 साल के अंदर अंदर अपने बच्चे का, जैसे ही 1 वर्ष का हुआ, तो वहां जाके उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया इंडियन एम्बेसी में। खबर आई कि हाँ जी यार, ऐसी क्या बात है, भारत की बेटी है, इसके बच्चे को तो बिल्कुल भाग के दिया जाएगा, और दे दिया।
ठीक है। अच्छा मैम ये देखो अंदर की बातें बता रहे हैं। शिवम कह रहा है दीदू सानिया मिर्जा अशरफ अली से मिलने गई थी। अरे बेटा हमें क्या करना, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, कौन किससे मिल रहा है हमारा क्या लेना देना बिट्टू। मैम युद्ध के दौरान जब संसद नहीं चल रहा तो कौन छीने नागरिकता। देखो प्रवीण का बड़ा मन है नागरिकता छिनवाने का, यूं कह रही है औलाद युद्ध के दौरान जब संसद नहीं चल रही है तो नागरिकता कौन छीनेगा। छिन जाएगी, थोड़े समय बाद छिन जाएगी, जब युद्ध बंद हो जाएगा तो छिन जाएगी। ठीक है। हाँ सिटीजनशिप का मतलब आधार कार्ड से तो नहीं ले सकते हैं, सुना। आधार कार्ड की बात करें तो ऐसे वेस्ट बंगाल में ऐसे बतेरे बांग्लादेशी हैं जिनका आधार कार्ड बन गया है वोट के चक्कर में, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है, उनको हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? अगर ढंग से पेपर वेरिफिकेशन होगा तो उनके पास पेपर नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये मामला सिटीजनशिप का मतलब है आप भारत के नागरिक हो, इसे प्रमाणित कर दे भारत की सरकार। ठीक है। हाँ कब तक दूसरे देश का सिटीजनशिप बनकर रह सकते हैं, वो टाइम पीरियड होता है। हाँ वोटर कार्ड, ये आधार कार्ड, ये सब तुम्हें प्रमाणित करते हैं कि तुम इस देश के नागरिक हो। ठीक, तुम्हारा यहां से पढ़ना ये सब प्रमाणित करता है, तुम्हारे यहाँ जमीन होना, तुम्हारे पुरखों की यहाँ जमीन होना, ये सब दिखाता है। आओ ठीक, आ जाओ। पंजीकरण से कैसे मामला होता है, रजिस्ट्रेशन से कैसे मामला होता है? तो देखो रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब किसी भारतीय का वैवाहिक संबंध हो जाए, भारतीयों के जो माइनर बच्चे हों उनको मिलेगा, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो। देखो एक व्यक्ति जो भारत से ही बिलोंग करता था, जैसे ऋषि सुनक हैं, ऋषि सुनक की पत्नी जो है वो भारत से बिलोंग करती हैं, भारत की बेटी हैं। खुद ऋषि सुनक के खानदानी जो थे वो भारत से बिलोंग करते हैं, तो वो कहाँ के हैं? इंडियन ओरिजिन के हैं, खानदान उनका कहाँ का है? इंडिया का ही है। अब वो चाहते हैं कि मैं भारत की सिटीजनशिप ले लूं, तो वो अप्लाई कर देंगे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, उनको इजीली क्या मिल जाएगी? उनको इजीली नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, या किसी भारतीय से उनसे वैवाहिक संबंध किया, वो मैंने आपको बताया कि इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में हमने तो आंखों से देखा है कि एकदम गंवार टाइप के लड़के वो वहां जाके सिर्फ हरे कृष्णा हरे राधा करते ही इसलिए हैं कि कोई बढ़िया सी लड़की उनके हाँ झांसे में आ जाए। और कुछ तो मतलब कुछ तो वास्तव में भक्ति के लिए जाते हैं, कुछ भक्ति के लिए नहीं जाते, कुछ विवाह के लिए जाते हैं। इनने रजिस्ट्रेशन, ये पंजीकरण वाला चैप्टर ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, सिटीजनशिप। तो अगर किसी भारतीय का वैवाहिक संबंध हो जाए किसी अन्य देश के साथ तो हो जाएगी, उन लड़कियों का अगर किसी भारत के लड़के के साथ वैवाहिक संबंध हो जाए तो नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? देशीकरण क्या होता है? देशीकरण से जब मिलेगी तो ध्यान से समझो, विदेशी नागरिक न्यूनतम 1 वर्ष तक रहना होगा, तब उसको यहां रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। देशीकरण से क्या मामला है? देशीकरण से ध्यान से सुन लें, ये थोड़ा मामला गड़बड़ाया हुआ लग रहा है। नहीं इसे मत करो, तुम इसे करो ही मती, ये आएगा नहीं, इसे करो मती। तुम सिर्फ इतना याद रखो देशीकरण होता क्या है। देशीकरण ये होता है कि जब कोई हिस्सा भारत का नहीं था लेकिन आपने उसको जीत लिया, भारत में मिला लिया, तो वहां के लोगों को नागरिकता मिलेगी। अब कैसे मिलेगी देखो, अब कैसे मिलेगी ये वाली बात ध्यान से सुनना है, इसे तुम हटा चलो ले लो। देखो देशीकरण एक तो ये हुआ कि आपने किसी एरिया को जीत लिया, है ना, नेचुरलाइजेशन, ये भी एक तरीका है। अब एक और तरीका है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनाना चाहता है देशीकरण से, एक और तरीका क्या है? वो है विदेशी नागरिक। कहां का है? विदेश का है। 1 वर्ष तक भारत में रहेगा, पहले 1 वर्ष तक रहने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। 1 वर्ष तक वो चाहता है कि भारत की नागरिकता ले ले, देशीकरण बोलते हैं इसे, देशीकरण। 1 वर्ष तक पहले भारत में रहेगा, फिर अप्लाई करेगा। अगर सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्या करना होगा? अपने देश की सिटीजनशिप छोड़नी होगी, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। उसकी एज, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिफिकेशन इस लायक होनी चाहिए कि उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिले। और हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं, किसी भी एक भाषा को जानता हो।
मेरी बात फिर से समझो। जन्म से तो आपको पता ही है जन्म से कैसे मिलती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से भी आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलती है। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपके मम्मी पापा में से किसी का जन्म यहाँ हुआ है, आपका जन्म बाहर हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए इंडियन एम्बेसी में तो मिल जाएगी। देसीकरण का मामला क्या है कि भैया देखो, एक तरीका तो यही है कि किसी एरिया को भारत ने जीत लिया और तो उसके लोगों को मिल गई। दूसरा तरीका क्या है देसीकरण का? दूसरा तरीका देसीकरण का ये है कि भाई किसी विदेशी का मन है कि मैं भारत में रहूंगा, जैसे सपोज करो एलन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, ये सब आते हैं किधर? नीम करोली बाबा उत्तराखंड धाम जाते हैं ये सब के सब, ठीक है। जूलिया रॉबर्टसन, ये सब आए हुए हैं और बहुत बड़े भक्त हैं ये वहां के। अब ये भारत ही रहना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो इनको नागरिकता, न तो इनके खानदान में कोई यहां से बिलोंग करता रहा है, न तो इनका रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे होगा भाई? खानदान में से कोई बिलोंग ही नहीं करता रहा, इनकी तो 7 पुश्तें निकाल लो तो कोई भारत से नहीं निकल रहा, जन्म इनका हुआ नहीं है, तो कैसे होगा? तो देसीकरण होगा। देसीकरण, नेचुरलाइजेशन। क्या करना होगा? ये विदेशी हैं, पहले 1 साल भारत में रहो, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, सब कुछ एक्सेप्ट होता है तो नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि जुकरबर्ग को कहा जाएगा अपनी वहां की नागरिकता छोड़ दे, सिटीजनशिप छोड़ दे। वो कह देगा छोड़ देता हूं, तेरी एज उस लायक होनी चाहिए, तेरी क्वालिफिकेशन, तेरी कैपेसिटी उस लायक होनी चाहिए, बिल्कुल। उसको कहा जाएगा तू इन 8 लैंग्वेजेस में से, अंग्रेजी नहीं है उन 8 लैंग्वेज, मतलब 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस में, तो 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस में से किसी एक भाषा को तेरे को जानना होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? और ऐसे देश से होना चाहिए जहां भारत के लोगों को भी देशीकरण से नागरिकता मिलती हो। अगर ऐसे देश से निकला जहां भारत के लोगों को, वह किसी ऐसे देश से नहीं होना चाहिए जहां किसी भारत को देशीकरण से नागरिकता नहीं दी जाती है। अगर ऐसे देश से आया है जहां भारत के लोगों को भी देशीकरण से नागरिकता मिलती है, यानी नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलती है, तो तुझे भी मिलेगी भारत में, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। और भारत के संविधान के प्रति पूर्ण आस्था और निष्ठा रखता हो, ठीक। हाँ हाँ, राखी कह रही मैम आपने बोला दूसरे देश में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हो जाएंगे सानिया मिर्जा क्यों ना हुई खत्म। फिर दूसरे देश में रहना अलग बात है, पर्यावसन का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक भारत लौट के ही नहीं आ रहे हो, ठीक है। सानिया मिर्जा गेम्स भी खेलने आती हैं, विजिट भी करने आती हैं, तो कैसे उनकी नागरिकता समाप्त कर देंगे? ओपन प्लेटफॉर्म पे भारत की बेटी हूं यही बोलती हैं, तो कैसे उनकी नागरिकता समाप्त कर देंगे? उन्होंने कभी कहीं अप्लाई नहीं किया। आप एक बात बताओ, सबसे इजी बात, कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है, सीजीएल में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक, आपको बढ़िया रैंकिंग मिली, बढ़िया पोस्ट मिली। अब आपको पोस्ट मिली, आपका फॉरेन डिपार्टमेंट में आपको ऐसे समझो वहां भेजा गया, अफ्रीका, युगांडा भेज दिया तुम्हें, युगांडा। अब तुम युगांडा में डेप्यूटेड हो। अब युगांडा में तुम 5 साल तक डेप्यूटेड रहे, बीच बीच में होली दिवाली या कभी तुम्हारा मन हुआ तब तुम आए, तो क्या तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी? हो तो तुम भारत की तरफ से ही काम करने के लिए गए हो। या फिर सपोज करो कि तुम्हारा या तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ जो गई है, तो क्या उसकी नागरिकता छिन जाएगी? कैसे छिन जाएगी यार? हो भारत के, तुमने अप्लाई किया नहीं किसी देश में, रहने के लिए गए हो, तो रहने के लिए गए हो तो उतने दिनों का तुम अपना बनवा के गए हो, वीजा बनवा के गए हो, उस पर कारण लिख के गए हो कि क्यों वहां रह रहे हो, या बिजनेस करने के लिए गए हो, जो भी करने के लिए गए हो, ठीक है। लेकिन हो तो भारत के ही, तो लौट के भारत ही आओगे, तुम इसलिए छूटेगी नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बात याद रखनी है। आ जाओ, किसी राज्य क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाए, वही देसीकरण की बात है, ठीक है, तो वहां के निवासी ऑटोमेटिकली भारत के हो जाएंगे। जैसे 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, चंद्रनगर के निवासी भारत के नागरिक हो गए थे, क्योंकि पुदुचेरी को मिलाया था, उसी के अंदर ये सब आ रहे थे। आपने 14वां संविधान संशोधन किया था 1962 का, और तब आपने पौंडीचेरी को भारत में हिस्सा बनाया, तो ऑटोमेटिकली वहां के लोग किसके हिस्से हो गए? भारत के नागरिक हो गए। इन्हें कहीं नहीं अप्लाई करना पड़ा, इन्हें कहीं नहीं जाना पड़ा। आगे बात समझ में?
अच्छा विपुल का सुनो, देखो क्वेश्चन देखो तुम्हारे, जिसका घर दो देशों के बॉर्डर लाइन पर होगा तो उसको कहाँ का नागरिक माना जाएगा? आजा बेटा, गाल लेके आ मेरे लाल, तेरे गाल पे बताऊं मैं कि कहाँ का नागरिक माना जाएगा। अरे बॉर्डर पे होगा, जहां की नागरिकता वो लेना चाहेगा, जिस जगह वो पैदा हुआ है उधर का हो गया। बॉर्डर की लाइनें तो बाद में खिंची हैं, बॉर्डर की लाइनें तो बाद में खिंची है। बॉर्डर पे कतई किसी का ऐसे घर थोड़ी ना होवे कि जैसे किसी का एकदम बॉर्डर पे पाकिस्तान में कि एक खटिया पे पैर डालता होगा तो पाकिस्तान में रहता होगा और बाकी मुंडी मुंडी हिंदुस्तान में रहती होगी। अरे पगलू औलादों, अरे पगलू औलादों, तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हारा मन करता है कभी कभी पकड़ के ना तुम्हें ऐसे झकझोड़ के यूं 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 करके तुम्हारी पिटाई लगा लो है कि बॉर्डर पे होगा तो किधर। अरे सपोज कर गुड्डा, तेरा खुद का ही घर है, चल तू जैसलमेर के गांव में रहता है और कतई वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, रह तो जैसलमेर में रहा है ना औलाद, कि कतई बॉर्डर पे ही खाट बिछा के रह रही है कैसे मामला है तुम्हारा? अरे औलादों, अरे औलादों। एकल नागरिकता ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। हाँ देखो, एक ने जवाब दे दिया, आधा हिंदुस्तानी और आधा पाकिस्तानी कर देंगे तुझे, ठीक है। हाँ ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी मतलब कतई कतई कभी कभी तो औलादें कतई एकदम मामले में आ जाती हैं। ये जब मिलेगा इसको रिपीट करना अच्छे तरीके से। 5 तरीके से नागरिकता मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप ये चीज समझो, जब भी किसी देश को हम जीतेंगे तो उसके नागरिक, उसके सिटीजन ऑटोमेटिकली हमारी सिटीजनशिप को गेन करेंगे। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? हाँ, कि 1 साल पहले रहने से मिल जाएगी सिटीजनशिप। 1 साल रहने से, एक आप अप्लाई करने से 1 साल पहले रह रहे हो, एक चीज तो ये याद रखनी है, अप्लाई करने से 1 साल पहले रह रहे हो। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, फिर आपको कहा जाता है कि अब आप बताइए, तो कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं। टर्म्स और कंडीशन, कई सिचुएशन में आपको 5 साल भारत में निवास करने के लिए कहा जाएगा, फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब कर सकते हो? जब आप कम से कम 1 साल पहले रह रहे हो, इस बात के आपके पास डॉक्यूमेंट हो कि मैं 1 साल पहले भारत आया और मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा क्या कहते हैं, जहाँ किराए पे रह रहा हूँ, किराएदार नामा है, इस जगह पे मैं रह रहा हूँ, और तब आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एक टर्म्स और कंडीशन है अलग अलग जगहों की, ठीक है। कहीं किसी देश के लिए 5 साल है, किसी देश के लिए 7 साल है, फिर उतने साल आपको भारत में फिर रहना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद, फिर आपको उसके बाद क्या मिलेगी? सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। हाँ, सारी सिचुएशंस, सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए तभी होगा, ठीक है। हाँ, हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, अमेरिका में है, वहां चल जाती है, अपने यहाँ नहीं है बिटू। आओ, इतना समझ में आया? ये सब मिलेगा तुम्हें, आ जाओ। अब नागरिकता से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, घबराना मत, नागरिकता से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। लेकिन क्या बनेंगे कि किस किस बेसिस पे नागरिकता मिलती है, तो वो आपको बताना होगा कि नागरिकता मिलती है भैया जब हम उस देश में जन्मे हो, हमारे खानदान में से कोई, ओरिजिन में से कोई वहां का हो, या उस देश को भारत ने जीत लिया हो तो ऑटोमेटिकली मिलेगी, है ना। जैसे पौंडीचेरी का विलय करा लिया तो ऑटोमेटिकली पौंडीचेरी के लोगों को मिल गई, या फिर भारत के अंदर हम खुद, हमारा दिल धड़कता हो, हमारा मन करे कि हम यहाँ पे क्या ले लें, भारत की सिटीजनशिप ले लें, तो फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशन देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन से है, ठीक है। ठाकुर रोहित प्रताप सिंह कह रहे हैं अगर फॉरेनर गर्लफ्रेंड हो मैम तो उसे मिलेगी सिटीजनशिप। ब्याह करके लिया बेटा, गर्लफ्रेंड को तो देते नहीं है, ब्याह करके लिया उसको मिल जाएगी यहाँ सिटीजनशिप। विवाह कर ला और विवाह करके बता दे कि मम्मी को भी बता दे कि मम्मी ये है तुम्हारी बहू, फिर सिटीजनशिप भी मिल जाएगी और मम्मी से प्रसाद भी मिल जाएगा। आ जाओ आ जाओ, चलो अब समझते हैं किसको, फंडामेंटल राइट्स को। थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं आज, ठीक है। कभी कभी तुम पूरे मजे लेते हो, ठीक। तो
फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। भाग 1 खत्म हो गया, भाग 2 खत्म हो गया। तो किसके अंदर है? पार्ट 3 के अंदर है। आर्टिकल कहां से लेके कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में क्या है? फंडामेंटल राइट। कहां से लिए हैं? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। भारत के अंदर पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में आपके फंडामेंटल राइट की बात होती है। मौलिक अधिकार को संविधान में, अमेरिका के संविधान में क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जानते हैं? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। इंडिया में इन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। एक चीज और यहीं लिखें कि ये क्या है? प्रवर्तनीय है। क्या है? प्रवर्तनीय है, यानी कि फोर्सेबल है। यानी कि क्या है? फोर्सेबल है, यानी न्यायालय से इन्हें लागू कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है? न्यायालय से क्या कराया जा सकता है? लागू कराया जा सकता है। कराया जा सकता है, यानी इन्हें आप, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और आप इन्हें अप्लाई करवा सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरीके की? मैम सिटीजनशिप की तो पता नहीं, बट मम्मी पापा प्रसाद जरूर देंगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ, ठीक है। इसको आर्टिकल, ये जो आपका भाग 2 है, इसे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आज टैग करके टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक। आ जाओ। तो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35, ठीक। भाग 12 में क्या है? तो ध्यान से सुने, आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा की, स्टेट किसे कहा जाता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में क्या है कि कोई नियम, कानून अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी बात फिर से सुनो, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसके बारे में बात होती है? फंडामेंटल राइट के बारे में। 12 क्या बताता है? स्टेट की डेफिनेशन। 13 क्या कहता है कि अगर कोई कानून, कोई ऐसा आपका एक्ट है, तो ऐसा एक्ट है या ऐसा कानून है या नियम है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो मान्य ही नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप ये साबित कर दें कि ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, ये कानून जो सरकार बना रही है, तो वो खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 के तहत है। कोई दिक्कत? आर्टिकल 33 पहले ये समझ लो। बाकी आपका 13 के बाद 14 से लेकर 14 से लेकर 32 तक, 14 से लेकर 32 तक आपको 6 प्रकार के, 6 टाइप के फंडामेंटल राइट दिए हैं। मूल संविधान जब 26 नवंबर 1949 के समय जब बना था, जब मूल संविधान आपने एक्सेप्ट किया था, तब 7 फंडामेंटल राइट थे। तब 7 फंडामेंटल राइट थे। आर्टिकल 14 से लेकर 18, जिसे आप राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार बोलते हो, आज भी है। ये आज भी है, आज भी है, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 से लेकर 22, जिसे आप राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हो, ये भी आज भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आज भी है। फिर 23 एंड 24, जिसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हो, ये भी आज भी है संविधान के अंदर, आज भी है संविधान में, ये आज भी है संविधान में। 25 से लेकर 28, जिसे आप राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कहते हो, ये भी आज भी है संविधान में, आज भी है। 29 से लेकर 30 आपकी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन का राइट, ये भी आज भी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आज भी है। तो कौन सी चीजें हट गई हैं? देखो 1 2 3 4 5, 5 फंडामेंटल राइट तो मैंने अभी आपको दिखा दिए जो आज भी हैं। आर्टिकल 32 ये भी आज भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आप कहते हो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कोई आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, कोई आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये भी अधिकार है। कौन सा हट गया? ये हट गया बेटा, ये हट गया आर्टिकल 31। तो याद रखना है,
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने फंडामेंटल राइट थे? तो कहोगे 7 थे। कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? तो कहोगे 6 हैं। कौन सा हट गया? तो याद रखना आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, वो हट गया। कब हटा ये पूछा जाए तो 44वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 44वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी कहां है? राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के तहत केवल कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। मेरी बात फिर से समझेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने फंडामेंटल राइट थे? तो कहेंगे 7 थे। फिर क्या हुआ? बोले भाई 1978 में एक अधिकार जो था, जो आर्टिकल 31 में था, जिसे कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी, वो 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसको हटा दिया। तो बोले अब राइट टू प्रॉपर्टी यानी पैसा कमाने का, संपत्ति का अधिकार, ये जमीन जायदाद जोड़ने का अधिकार, कैसा अधिकार है मेरा? तो बोले फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है कि आप संपत्ति, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहेगी, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब अगर किसी दिन गवर्नमेंट को वो जब्त करनी है तो वो जब्त कर लेगी। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, आ रही बात समझ में? समझ गए राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि अगर आपकी संपत्ति को सरकार को लेना है वो ले लेगी। ठीक, आपको कमाने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। वरना अगर फंडामेंटल राइट होता आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, तो फिर आप ये कह देते, जिस दिन सरकार ये कहती यहां से मुझे फ्लाईओवर बनवाना है, इसकी संपत्ति ले लो, आप खड़े हो जाते, कहते मेरे फंडामेंटल राइट्स का, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया और अब ये किस में रख दिया गया है? कानूनी अधिकार में। तो अब कितने अधिकार हैं आपके फंडामेंटल राइट? तो कहोगे 6 हैं। ठीक, आ जाओ। अब जो दो चीजें फिर से समझानी थी, इधर समझो। 12 से लेके 35 में आता है, लेकिन बेसिकली कहां से शुरू होते हैं? वास्तविकता से 14 से लेके शुरू होते हैं। तो 12 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन है। 13 में क्या है? अगर कोई ऐसा कानून बना है संसद में जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो खत्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट से ऊपर कोई कानून नहीं है। ठीक, अच्छा 33 क्या कहता है? कि पुलिस हुआ, सुरक्षा बल हुए, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, ठीक है, इन सब के मौलिक अधिकार सीमित करने की शक्ति है किसके पास? संसद के पास। इसका मतलब इन सब को संघ बनाने या संगठन बनाने, संघ या संगठन बनाने का अधिकार नहीं, संगठन बनाने का अधिकार नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये पुलिस के बल वाले, पुलिस वाले, सीआरपीएफ वाले, ठीक है, आपके डिफेंस वाले, सीआईएसएफ वाले, ये जितने भी हैं, एयरफोर्स, नेवी, ये अपना कोई ग्रुप नहीं बना सकते अलग से। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऑलरेडी आप देश के अंदर किसी सेवा में हो, डिफेंस के अंदर आप ऑलरेडी पुलिस के नाम से जाने जाते हो। ये नहीं है कि आप अपना एक अलग संगठन बना लो और फिर उसके बाद आप देश की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ या कुछ भी कर लो, तो आपको संघ, संगठन बनाने का अधिकार नहीं। तो आर्टिकल 33 ये कहता है कि पुलिस, सुरक्षा बल, इनके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं, लिमिटेड कर दिए गए हैं। कैसे कर दिए गए हैं? कि इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। 35 क्या कहता है? कि अगर मार्शल लॉ लगा है, सेना विधि, यानी कि क्या लगा है? मिलिट्री लॉ या मार्शल लॉ लगा है। क्या लगा है? मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ लागू हो गया है तो ऐसे में किसी क्षेत्र के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर देगी संसद, आपके फंडामेंटल राइट को लिमिटेड कर देगी संसद। जैसे मार्शल लॉ जब लगता है तो आपको ग्रुप बना के खड़े नहीं होने देते हैं, शूट कर देते हैं।
मार्शल लॉ लग गया है किसी जगह पर, दंगे वंगे हो रखे हैं, मार्शल लॉ लगा दिया गया है, तो ऐसे में आप कहो कि नहीं हम तो 4 दोस्त मिलके बीड़ी पीने जाएंगे, सुट्टा पीने जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीने जाएंगे, टाएं 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 टाएं, 4 गोलियां पड़ी, चारों कर गए टाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि अगर मार्शल लॉ है तो उस समय आपके फंडामेंटल राइट को क्या कर देगी? लिमिटेड कर देगी अंडर आर्टिकल 34। ठीक, आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऐसी शक्ति संसद के पास है। क्या कहता है आर्टिकल 35? कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो तो उसका वायलेशन को खत्म करने के लिए, आपके फंडामेंटल राइट का सरकार वायलेशन कर रही है या कोई और वायलेशन कर रहा है, कोई भी उसका उल्लंघन कर रहा हो, तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? वो शक्ति है संसद के पास। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक है। खोकर कब पढ़ाओगी मैम? खोकर, खोकर क्या पढ़ना है बेटा? शुक्रिया बेटा, नहीं पता लगा टाइम का, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये शुरुआत है, आज प्रैक्टिस सेट नहीं दूंगी, कल कराऊंगी, फिर प्रैक्टिस सेट दूंगी, क्योंकि नागरिकता कल ही मैंने ऐड कर दिया था प्रैक्टिस सेट में। अब मैं आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दूंगी, जितना मैंने समझाया उतना समझना है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फिर कल करेंगे, तब आगे बात को समझेंगे। चलो बेटा, ठीक है। एनकाउंटर किसी आर्टिकल में नहीं आता पागलों, तुम्हें कितनी बार बताऊं? एनकाउंटर